प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर और इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत जो टॉपिक था वो था भारत से संबंधित अफवाह है तंत्र। भारत से संबंधित अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमने हिमालय अफवाह तंत्र की बात कर ली। हमारा जो सेकंड चल रहा था प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, इसकी हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने नर्मदा नदी संबंधी जितने भी तथ्य थे वो देख लिए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी की हम बात करेंगे तो देखिए, ताप्ती नदी जो पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, देखिए ये नदी थी नर्मदा। वहीं इसी के समांतर पश्चिम में एक दूसरी नदी बहती हैं, तापी नदी या ताप्ती नदी। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो उद्गम स्थल बैतूल जिला है। जिले का नाम है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बैतूल नामक जिले में इसका उद्गम होता है। कुछ पर्वतीय क्षेत्र है। फिर ये जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, यहाँ पर पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्यवर्ती भागों से होकर गुजरती हैं। और किस साइड में जा रही हैं? पश्चिम में जा रही हैं। और पश्चिम के अंतर्गत कौन सा सागर है? ये अरब सागर में गिरती है। ये मध्य प्रदेश से निकल रही हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र और फिर गुजरात। अधिकतर भाग इसका कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए, ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, फिर महाराष्ट्र में, फिर लास्ट में गुजरात और फिर आगे अरब सागर में विसर्जित हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो भाग है वो भाग महाराष्ट्र में दिखाई देता है। इसकी लंबाई की बात करेंगे। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंतर्गत है 15% और गुजरात में हमें 6% भाग तापी नदी का नज़र आता है। तो सबसे ज़्यादा अफवाह क्षेत्र महाराष्ट्र के अंतर्गत है। तापी नदी की कुल लंबाई की हम बात करेंगे 724 किलोमीटर तापी नदी की लंबाई पाई जाती है। और तापी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? प्रमुख सहायक नदी है तापी नदी। पूर्णा नाम की नदी है, वो किसकी सहायक नदी है? तापी नदी की। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे जितने भी तथ्य मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये भविष्य में भी आपके बहुत काम आएंगे। यहाँ तक सार्थक नहीं है कि हम बीए फाइनल के अंतर्गत या बीए बीएड थर्ड ईयर में इसको
एक बार रट लेंगे और उसके बाद में एग्ज़ाम दे देंगे और भूल जाएंगे, तो आप ये कतई गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जब भी आप कोई न कोई किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी फॉर्म अप्लाई करोगे, ये सारे के सारे तथ्य दोबारा पढ़ने पड़ेंगे वहाँ, और यही आएगा। क्या वो बुध ग्रह से थोड़ी ना सिलेबस डालते हैं? अरे जो आपने पीछे बैकग्राउंड में जितने भी एजुकेशन किए हैं उसी का तो मैटर होता है आगे। और वो क्या चेक करते हैं कि आपने पीछे जितने भी स्टडी किए हैं क्या वो सही किए हैं, अच्छी तरीके से ध्यान लगा कर किए या नहीं किए। बस यही कंटेंट होते हैं, कुछ में ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ में कम हो जाते हैं, टॉपिक वही होते हैं, लेवल चेंज हो जाता है। तो ये जितने भी छोटी छोटी तथ्य हैं इनको बड़ी आसानी से आप टैकल कर सकते हो। एक बढ़िया क्रम में सजाकर आप इसको हमेशा के लिए याद भी रख सकते हो। तो आप कंटिन्यू इसी प्रकार से स्टडी करते रहें और लगातार इन तथ्यों को दोहराते रहें। दोहराने से क्या होगा, जो रिमेंबर टाइम है वो बढ़ जाता है। बार बार दोहराएंगे, मान लो एक दिन में एक बार दोहराया, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद में उसी चीज़ को दोबारा दोहरा लिया, एक हफ्ते के बाद में फिर दोहरा लिया, 1 महीने के बाद में फिर दोहरा लिया। तो बार बार जैसे जैसे दोहराओगे तो ये जो मेमोरी है ये आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? पूर्णा नदी है। और इस पर कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं। आपने नाम सुना होगा एक परियोजना का, उकाई परियोजना। कौन सी नदी पर है? तापी नदी पर है। काकरापारा परियोजना, काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना दोनों की दोनों कहाँ है? तापी नदी पर पाई जाती है। ये परियोजनाएं क्यों बनाई जाती हैं? हमने कल भी बात की थी। सिंचाई, पेयजल या जल विद्युत, इनके लिए ये परियोजनाएं बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, लोगों का जनजीवन है वो धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होना शुरू हो जाता है। तो ये तापी नदी थी। 2 नदियां थी जो पश्चिम में थी, दोनों की हमने बातें कर ली। अब जो भी नदी पूर्व की ओर जा रही है उसकी हम बातें करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे कौन कौन सी नदियां हैं उसकी बात करते हैं। तीसरी नदी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत महानदी, एक महानंदा था, है ना, महानंदा, वो तो थी गंगा की सहायक नदी। ये कौन सी नदी है? महानदी है। बस वो याद रखें, कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, याद नहीं रहता, है ना। देखिए, अब महानदी का जो उद्गम है वो उद्गम ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का। कौन सा क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला और रायपुर जिले के अंतर्गत सिहावा एक क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से किस नदी का उद्गम माना जाता है? किस नदी का? महानदी का उद्गम माना जाता है। कौन सी नदी का उद्गम? महानदी का। और फिर ये बहते हुए
इस प्रकार से ओडिशा के अंतर्गत बहती हैं और ओडिशा में बहते हुए पाराद्वीप के निकट कहाँ पर, पाराद्वीप जो कि कहाँ है, ओडिशा में, यहाँ फिर कहाँ मिल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं और किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये है महानदी, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास से निकलती हैं, पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो कुल लंबाई की बात करेंगे, वो लंबाई इसकी पाई जाती है लगभग 850 किलोमीटर महानदी की लंबाई। अब मैंने दो राज्यों की बात की, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, दो राज्यों की बात की। तो ये कितने राज्यों से होकर बहती हैं, दो ही राज्यों से होकर बहती हैं। छत्तीसगढ़ में इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना, 53% दिखाई देता है और ओडिशा के अंतर्गत जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, 47% पाया जाता है। किस नदी का, महानदी का। ठीक है। और इसके अंतर्गत दो प्रमुख सहायक नदियाँ पाई जाती है। देखिए मैंने बात किया था तब अपतटीय द्वीप की बात की थी। अपतटीय द्वीपों में मैंने दो नदियों की बात की थी। बाएं किनारे से दो नदियां हैं, एक तो हैं ब्राह्मणी नदी और एक है वैतरणी नदी। ये दो नदियां महानदी की सहायक नदी हैं जो बाएं किनारे पर आकर इससे मिलती हैं। तो दो नदियां हो गई महानदी की, ब्राह्मणी और वैतरणी, और उसके बाद में ये पाराद्वीप के निकट कहाँ आ जाती है, बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। तो और डेल्टा का निर्माण करती। पहली जो पूर्व की ओर नदी जा रही है महानदी, उसके बारे में हमने देख लिया। आगे कौन सी नदी है उसकी हम बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी याद रखना प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। कहाँ से निकलती हैं, इसका उद्गम की बात करेंगे तो इसके उद्गम के अंतर्गत तो महाराष्ट्र जिला है, महाराष्ट्र जिले के महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत जो नासिक जिला है, उस नासिक जिले से इसका उद्गम माना जाता है। कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम है वो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से माना जाता है। और ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, देखिए इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर स्पष्ट होती है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई देखी जाती है। और ये किन किन भागों से होकर गुजरती है, देखिए। पहली बात करेंगे महाराष्ट्र से इसको उद्गम है तो महाराष्ट्र आ गए, ठीक है। फिर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश,
3 राज्यों के बाद में ये कहाँ मिल जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। किसका कितना भाग है ये हम दर्शाते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के भाग में बहती है ये कौन सी? गोदावरी नदी। कितने प्रतिशत है? 49% है इसका गोदावरी का क्षेत्र पाया जाता है। फिर 20% के आसपास तेलंगाना के क्षेत्र में स्पष्ट होता है, और फिर जो शेष रह जाता है वो लगभग 31% है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये क्षेत्र हैं प्राचीन दृष्टि से देखें तो एक था, लेकिन अब हमने अलग अलग दोनों क्षेत्रों को डिवाइड कर दिया है। महाराष्ट्र में ये 49% इसका अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो सहायक नदियां याद रखना, क्योंकि इसमें विचलित हो जाते हैं हम कई बार। प्रमुख सहायक नदियां देखिए, प्रमुख सहायक नदियों में एक तो है वैनगंगा। क्या है? वैनगंगा। दूसरी है पैनगंगा। अब इनके लास्ट में गंगा नाम है, तो कई बार ऐसे कंपटीशन में हम पजल हो जाते हैं कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है ये। तो हम क्या करते हैं, गंगा इसमें दिया ही हुआ है, पूछने वाला मूर्ख है ना, हम ये सोचने लगते हैं। तो कतई नहीं होता है मूर्ख, आपसे बहुत ज़्यादा समझदार होता है पेपर बनाने वाला, है ना। तो वो इसी प्रकार के ऑप्शन डाल देगा, आप उसमें विचलित हो जाओ। तो आपको विचलित नहीं होना है। वैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। इंद्रावती ये भी इसी की सहायक नदी है। मंजरा ये भी इसी की सहायक नदियां। तो ये मुख्य जो सहायक नदियां हैं इनको आप याद रखना कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो अंततः आंध्र प्रदेश का जो एक क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है अमलापुरम, वहां पर ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब इसका उद्गम देखिए आप, कहाँ से स्पष्ट हो रहा है इसका उद्गम? इसका उद्गम ये जो क्षेत्र हैं और यहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये जो है ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, सह्याद्री का क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों से और यहाँ पर कुछ निचले क्षेत्रों में आती हैं। तो जब पर्वतीय क्षेत्रों से कोई जल आता है तो जल का वेग दुगना हो जाता है, वेग दुगना हो जाता है। वेग दुगना होने के कारण जैसे ही वो कुछ निचले प्रदेशों में बहना शुरू करती हैं तो वहाँ पर क्या आ जाती हैं? वहाँ पर बाढ़ उत्पन्न आ जाती हैं। तो गोदावरी नदी से कई बार भयंकर बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। वो इसी कारण होती है क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों से होकर निकलती है। और इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि देखिए जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो क्या है? गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर मानी जाती है। ये सबसे बड़ी नदी है। लेकिन देखिए हम उत्तर और दक्षिण दोनों भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत में तो गंगा नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के अंतर्गत सबसे बड़ी जो सहायक नदियां हैं, जो सबसे बड़ी नदी है 1465 किलोमीटर की है गोदावरी नदी। तो एक संज्ञा देते हैं हम कि जो दक्षिण में है वहाँ पर ऐसी कौन सी गंगा है, ऐसी कौन सी गंगा है? गंगा का तात्पर्य यहाँ लंबाई से लिया हुआ है क्योंकि गंगा नदी है वो सबसे लंबी है। तो कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा
कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है, क्योंकि इस पार्ट्स में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसलिए इसको एक संज्ञा दी गई है कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी कहलाती है। तो ये हमने देखा। बाकी जो कृष्णा है, कावेरी है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।